चैट। मेरा नाम है नदीम और मुझे ज्वाइन किया है अरमान किरमानी ने और आतिफ नवाज ने। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी। हम लोग एक हमारी एपिसोड स्किप हो गई और अब हमने सोचा कि अब हम एक रिव्यू शो करते हैं। आई थिंक इट वुड मेक मोर सेंस एज वेल नाउ कि एक ओवरऑल रिव्यू कर लें। जनरल सेंटिमेंट भी आवाम के अंदर काफी ज्यादा यही नजर आ रहा है, बहुत गुस्सा है, काफी वो है। मैं बताती चलूं कि पाकिस्तान इंग्लैंड की 3 मैच की ओडीआई सीरीज थी। पाकिस्तान तीनों मैचेस हारा और कल तीसरा जो ओडीआई है पाकिस्तान वो 3 विकेटों से हारा। पाकिस्तान स्कोर 331 करने के बावजूद पाकिस्तान जो है उसको डिफेंड नहीं कर पाया एंड वी लॉस्ट बाय 3 विकेट्स एंड 12 बॉल्स टू स्पेयर। सो ओके, मैं पहले सोच रही थी कि हम किस तरह से इसको शुरू करें, कहाँ पे किस चीज को टारगेट करें। तो आतिफ, यू वर देयर, यू वर वाचिंग द मैच एज वेल। आपसे शुरू करते हैं। बॉलिंग, कल बैटिंग चल गई। बैटिंग जो भी था जैसे भी था, अगर 3 लोग ही चले से बॉलिंग को क्या मसाइल है हमारे, आपको क्या नजर आया ओवरऑल, क्या फील थी, बॉलर्स के साथ क्या मसाइल थे, व्हाट कैन यू पॉइंट आउट कि क्या मसले थे? Yeah, I turned to somebody who knows a lot more about cricket than me. मेरे साथ अजहर महमूद थे उस वक्त commentary पे, तो मैंने उनसे पूछा कि what is going on? How are England scoring 100 runs in 12 overs? You know, there's a huge target. They've reduced it so quickly. What's going on? तो मुझे उन्होंने कहा कि बहुत simple सी बात है. They're both bowling very short. They're not mixing up their paces. On this pitch, we've seen in England, okay, it's a very good wicket. The groundsman has done a fantastic job. You know, 650 runs score हो गया. लेकिन in England, you need to pitch the ball up. You have to pitch the ball up. You have to at least give yourself the chance of the ball swinging. And the Pakistani bowlers just did not execute. When I had a chance to speak to some of the players, you know, they kind of lean on Shaheen. They're like, oh, you know, Shaheen say performance nahi deta, up top to sare halke ho jate hain. But this is no excuse, really. You know, the burden can't always be on Shaheen. So, yeah, I think they didn't execute their lengths very well. Definitely, they didn't hit the right areas on the pitch. They didn't seem to have an answer for England's counter-attack. And I don't buy into the excuse of lack of preparation, क्योंकि like Phil Salt बहुत अच्छा player है, पाकिस्तान में खेला हुआ वगैरह, लेकिन he's very similar to Jason Roy. उसका जो style है is very similar to Jason Roy. The way he plays, quite aggressive, bludgeoning player. He shouldn't be taking you apart like that. James Vince ने कितने PSL खेले हैं भाई, कितनी तैयारी करेंगे James Vince के लिए? I know he's a class player, लेकिन फिर भी, so they just didn't seem to have a backup plan. Their body language was very, very poor. The fielding was awful. Steve Rickson की बार-बार याद आ रही थी कि इस बंदे को क्यों छोड़ा है PCB ने? Steve Rickson is like, he was so good for them, but their fielding was appalling, and their lines were really bad. And you know, like I understand it's a good wicket, I understand they're good batters, and I understand that there's the weight of like a heavy series on them. Like, you should defend 330 runs. You should always defend 330 runs. So that was a very disappointing finish for Pakistan. अरमान, मैं यही सवाल आपकी तरफ भी लेकर आती हूँ। आतिफ ने बात की लैक ऑफ प्रिपरेशन को हम जस्टिफाई कैसे करें। हमारी कोचिंग के ऊपर बड़ी तनकीद हुई है, प्लेयर्स के ऊपर तो जो हुई है। कोचिंग स्टाफ को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। वकार यूनुस की बात अगर हम करते हैं, वकार यूनुस तीसरी दफा है टीम के साथ, चौथी दफा है एज ए बॉलिंग कोच। हम ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को बार बार टीम के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है, उसके बाद वो डिलीवर उस तरह से नहीं कर पाते जैसे अवाम की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हम ये ब्लेम वकार यूनुस पे डाल सकते हैं कि प्लान्स नहीं थे बैट्समैन के लिए बॉलर्स के पास, या हम बॉलर्स के ऊपर ये इल्जाम डालें कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कुछ भी? बहुत सारी चीजें कहने का दिल चाह रहा है, लेकिन जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली, जो बंदा 3 दफा कोच बन चुका है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो क्योंकि पाकिस्तान में और कोई कोचेस है नहीं और कोई क्रिकेट प्लेयर है नहीं, ये चीज तो हजम नहीं होती है, ठीक है ना, कि एक बंदा जो नेशनल कोच रह चुका है टीम का, वो मतलब कि अब जाके वो बॉलिंग कोच बन गया है, वो चीज भी समझ में नहीं आती। ये चीज तो दुनिया में मैं कहीं पे भी नहीं देखता कि एक आदमी अपने आप को डिमोट करके उसी टीम में रह रहा है। मैं इस चीज को पॉजिटिवली भी लेता हूं कि ही इज गिविंग सर्विस टू पाकिस्तान, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि फ्रॉम द पीसीबी's पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हेन डू यू मूव ऑन टू अ न्यू जनरेशन और अ न्यू थॉट, बिकॉज दुनिया की जो क्रिकेट है जो हम आज देख रहे हैं, 2015 की वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड हैड टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म ऑल ऑफ द आइडियोलॉजीज। We have not transformed any ideology. We are, जो मिज़मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मुझे बताया आज का, कि हम उसी जगह आके वापस खड़े हो गए जहां से हमने शुरू किया था। इतना बड़ा ये सदमा उनको लग गया है, ठीक है, दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट themselves are saying। लेकिन हम तो उधर ही खड़े होंगे ना जब वही लोग अभी तक
मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि देखो इनकी गलती नहीं है, बिकॉज everybody from the bottom of their heart I'm sure is trying their best for Pakistan, ठीक है ना, that there is no question about that. लेकिन आदमी उतना ही कर सकता है ना जितनी उसकी कैपेबिलिटी होगी. मिसबाह का वनडे इंटरनेशनल में कौन सा रिकॉर्ड है जो आज की क्रिकेट में वैलिड है? आप मुझे बताओ. बंदा इज नॉट वन एनीथिंग. द बंदा never had, I don't think he scored a one day 100, correct me if I'm wrong. The banda was not known for a strong strike rate, and we're playing cricket in the modern era where आपने बात की कि भाई हमारी बैटिंग चल गई. आप मुझे बात बताओ सर, एक सिंपल सी चीज है. उनका क्या था, फिल सॉल्ट नाम है, क्या नाम है उस बंदे का, सॉल्ट है ना, उसकी आप उठाओ और आप मुझे इमामुल हक की स्ट्राइक रेट अभी कंपेयर करो. दोनों एक ही पोजीशन पे बैट कर रहे हैं, दोनों ओपनर्स हैं, दोनों वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं. How can Imamul Haq score 56 at a strike rate of 74 and this banda come and open the batting for England in their third 11 and smash Pakistan's first line attack and score at 160 to 170 strike rate? अब आप मुझे बताओ, ये चीज इतनी ऑब्वियस है आज की क्रिकेट में. पावर प्ले होता है, T20 की इन्फ्लुएंस है, और हम भी 60 to 70 की स्ट्राइक रेट पे ओपन कर रहे हैं. यार शर्म आनी चाहिए. इधर ही छोड़ देता हूँ. आपने मिसबा की बात की, उसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि मिसबा उल हक की प्लेइंग करियर तो जो था वो था, एज अ प्लेयर जो भी था. कोचिंग के लिए आपको कोचिंग माइंडसेट चाहिए होता है. मिसबा ने अभी लेवल 2 कोचिंग सिर्फ क्लियर की, वो भी जब ये सारा मिकी आर्थर को बाहर करने का प्रोसीजर हुआ, उसी कमेटी के हेड थे मिसबा, उसी कमेटी में डिसाइड हुआ कि मिसबा जो है अब वो खुद कोचिंग रोल के लिए अप्लाई करेंगे. सो एज आई डोंट नो, मेरी पर्सनल फीलिंग इस चीज पे ये है कि एक बंदा जो उस रोल को सूट ही नहीं करता, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए आपने बुला लिया. क्या मिसबाह उल हक ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं कोचिंग? A few things. हम अंडर मिसबाह कोचिंग हम श्रीलंका से भी हारे. It wasn't their main team, वो हम घर पे हारे थे. अब हम इंग्लैंड की बी और सी टीम से भी हारे. अब मैंने आपको 2-3 चीज और भी, हम वनडे इंटरनेशनल जिम्बाब्वे से भी हारे हैं, वो भी घर पे हारे. हम T20 भी जिम्बाब्वे से हारे. हम साउथ अफ्रीका की भी बैकअप टीम से 1-2 मैचेस हम हारे. हमने ऑस्ट्रेलिया में पूरी वी वेंट ऑन अ होल टूर वेयर वी डिडंट विन एनी गेम अंडर हिज थिंग. इट वाज नॉट जस्ट व्हाइट बॉल, वो हमने रेड बॉल में भी किया है. हम लोग इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से भी कॉम्प्रिहेंसिवली वनडेज में भी हारे हैं, टेस्ट में भी हारे हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के I'm sure he's trying his best. There's no question about that. But I'm just saying, at what point do we actually acknowledge that, you know what, Misbah's had some good moments. Like he's had some good moments. We cannot deny, matlab, when the pressure was on, when he was about to get sacked, they had the meeting and everything with the PCB, and they said, we'll review it after the next series. South Africa ko humne ghar pe haraya. Phir hum South Africa gaye, South Africa mein bhi hara. Zimbabwe hum away gaye abhi. So we've been on a decent run. I can't just say that, we've lost everything. And I don't think it's doom and gloom. But really, the whole nation knows he's not the right person to be leading Pakistan for a consistent high level of cricket that they need to play. We know that, you know that, the world knows that. So unless Misbah bias. Exactly, that's my point as well. कि मिसबाह उल हक की जगह पाकिस्तान के नेशनल हेड कोच की बनती नहीं है, क्योंकि मिसबाह की कैपेसिटी उतनी ही है. अगर हम वही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स को लेकर अपनी टीम में हम ये चाहें कि उन्हीं मेथड्स को लेके हम वर्ल्ड क्लास बन जाए, वो नहीं हो सकता. हम लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा. हम लोगों को टीम में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. ये बोर्ड को भी बैठ के सोचना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के अंदर जो शॉर्टकमिंग्स है, फील्डिंग कोच फॉर एग्जांपल, आपके पास स्टीव रिक्सन था, वहां से रिग्रेस होते 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 नाउ वी हैव अ लोकल फील्डिंग कोच. आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे हैं. ऐसे हम तो रिजल्ट्स पे बात कर रहे हैं. वी नॉट सेइंग कि जी वो बंदा अच्छा है या बुरा है. वकार यूनिस प्लान्स नहीं है, काम नहीं हो रहा. सबसे बड़ी बात, हमारी टीम के पास डेटा एनालिस्ट नहीं है. एक डेटा एनालिस्ट की अशद जरूरत है टीम को. आतिफ, अगर इंग्लैंड के अंदर चेंजेस आए 2015 के बाद, इंग्लैंड ने अपना माइंडसेट चेंज किया, अप्रोच चेंज की, पर्सनल भी तो चेंज हुआ ना, उन्हीं चीजों को लेके तो आगे नहीं आए. दे हैड अ होल न्यू प्लान, उन्होंने अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट किया इस हद तक कि अब हम ये बोल रहे हैं कि यार अगर उनकी ए टीम जो थी उसको बाहर बैठना पड़ा, तो सो कॉल्ड बी टीम जो है वो भी उनका पूल इतना स्ट्रांग है कि बी टीम ने भी आके जो रोल्स ए टीम के पास थे, एज यू सेड अरमान, कि फिल सॉल्ट का वही रोल, यू सेड दिस आतिफ, जेसन रॉय वाला रोल था फिल सॉल्ट का. ठीक है, सो दे हैड लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट. हमारे पास तो लाइक फॉर लाइक छोड़ दो, हमारे पास जो एक्चुअल मतलब बंदा चाहिए टीम में, हमारे पास तो वो भी नहीं है. सो
when do you think things will change? Like, what, as a fan, as a cricket lover, as a watcher of the game, what do you think we need to do now, right now? Right now, I don't think you have a choice but to persist with what you've got, because you're in the middle of a cycle. So it's catastrophic to change your setup in the middle of a cycle. I do think that Misbah's tenure as Pakistan coach will come to an end after the World T20 this year. I don't agree with everything that Arman said, but I can't dispute that the results are the results, right? And it is a results-orientated game ultimately, right? You can be the nicest guy, you can be the friendliest guy, you can even be the most qualified guy, but ultimately you got to provide the results, and he has not done that, and that I have to concede. It's interesting though, because we started talking about Waqariness and we got to Misbah. I don't even know how we managed to, make that leap, but I think let me go back to Waqariness, because that's where you started. I'm a huge fan of Waqariness. I can actually call him a friend, but if I look at his performance objectively, I think Pakistan's bowlers have been very one-dimensional. England, I also, by the way, I find it very disrespectful when people say, oh, C team, B team se baar gaya. Thodi tameez se baat karte. These are professional cricket players who are better than any of us will ever be. So, let's behave ourselves when we talk about them. But what they've done, people like James Vince, people like Saqib Mahmood, is they've been knocking hard on that door. We've seen Parkinson and Saqib, and one of the players not gone from my mind right now, who's been included in England's World T20, the T20 series squad against Pakistan. So they've actually, it's not this case of B team, this is a platform. You've been given this chance against a Pakistan team that isn't settled, that's come here, that's got half their mind on the T20 series and the West Indies series. They're not really that bothered about this one-day international series. To be honest, that's how it came across. They didn't really care about it. They weren't that motivated by it. They don't buy into this ODI World Cricket League series, jo bhi uska naam hai, the qualification, 10 point jo bhi the. So I would question the motivation of the team a little bit. It's also possible that they come back and beat the full strength England team in the T20s. It's very possible. This team can do that, right? We know they can do that. So, at that point, everything changes again. All the perception changes. There's more goodwill that's brought. There's all that kind of stuff. But on balance, and I'm a big fan of Misbah-ul-Haq. I actually quite like his coaching approach, having had some insight into it. Lekin, cricket is a results-orientated game, and the coaches, there's millions of great coaches out there. I really think Pakistan should look at foreign coaches again. There's a lot of people. I was talking to Ian Bell yesterday. He's got his level 3 now. He just got his level 3 recently, so he's not the worst shout in the world. We'll see. He's going to be coaching in the 100 this summer. Well, for Pakistan. Yes, absolutely. Absolutely. I would like to see that. Abdul Razak mein koi problem hai? Aapke ghar ka player hai. Yes, Abdul Razak has absolutely no tact or nous. He made a very inappropriate comment on a Pakistani TV show recently. If he wants to do comedy, no problem. I've never seen him. I don't know what his coaching qualifications are. I know that he did well with in the national T20 his team won. He won every single thing with KPK this year. Perfect. I don't know what his qualifications are. I don't know. I'm talking about, I don't care what's wrong with whom. I'm talking about there's loads of options. My point is there's options, right? We can go into a deep dive analysis. General consensus to Andy Flower ka na. Andy Flower ka bahut शोर मच रहा है कि Andy Flower को पाकिस्तान का कोच बना दे. देखो, Andy Flower was a great coach. Jeff Lawson was a great coach. Bob Woolmer was a great coach. Mickey Arthur was a great coach. These are all great coaches. But ultimately, as I say, it's a result-orientated thing. Look at how cutthroat the world of football is, like a Premiership clubs, if they don't win something every year, they're sacking their manager for this, that, the other. Cricket isn't as cutthroat, but I think maybe Pakistan needs to be a little bit more ruthless in their approach. I'm not too worried about the one-day international series, just because the cycle is a very long one. The next World Cup is in 2023, and the whole world is focused on T20 cricket, including Pakistan. For England, it's very promising that they've got this huge depth of talent. They've got 36 players they can turn to, and all of them will perform, right? They've got promising future talent, people like Bryden Cars, who looked really, really good. I thought with the ball, I think 4 or 5 wickets yesterday, did very well. Pakistan had their really bright moments. I was really pleased to see Babar back in form. But I think there does need to be an approach change. And I think, with a heavy heart, I have to concede that Misbah and Waqar, unless something drastic changes between now and the World T20. Yeah, unless something really drastic happens, which, let's be honest, would be against the run of play right now. If they were to do that, then we'll have to reevaluate again. But right now,
there's just no cohesion. And just to concede, just to point out that it's not been the easiest time to coach a team like that. You know, there's bio bubble after bio bubble. There's young people, there's infractions, there's disciplinary issues, there's the mental health issue of being stuck in all this kind of stuff, which the England players didn't have to deal with. You know, the England players, we talked about this yesterday as well. The mentality of coming from a county setup and you're playing your game and you're chilling. I have to take this phone call. I'm very sorry, guys. I have to leave you at that point. But I will say that I'll agree with Arman to the extent that I think the coaching setup needs to be reviewed. I think we need to look at people's qualifications and look at their all-round thing. My instinct would be to go for a foreign coach. Maybe there's merit to Abdul Razak. I haven't really thought about it, to be honest with you. I didn't like his comment the other day about Nidadar. I thought that was very disrespectful, even in a throwaway way, because it's, you know, they set the tone ready for behavior in Pakistan. They should do better than that. But yeah, I do think it might be the end of the road for them. But I don't think it's doom and gloom for Pakistan. I really think there's a good squad of talent. We don't have the depth that England does. England has a lot more depth than us. That's fine. So does India. So does New Zealand. Everybody has more depth than us right now. But that will come with time. They'll build that. Let's see what they do in the T20 series. If they lose that 3-0, as they very well might, then they've got the difficult task of going to the West Indies and playing a team that's smashing Australia right now. So I don't know if that things are going to get better any quicker than they're going to get. We let you off, but bata do ki Pakistan, who's winning the T20 series? Like what will be the result? 3-0? Obviously 3-0 पाकिस्तान भाई मैं तो पाकिस्तानी हूँ मुझे BBC पे पहले ही बहुत न्यूट्रल होना पड़ता है और इम्पार्शियल होना पड़ता है इधर मैं खुल के दिल की बात करूँगा 3-0 पाकिस्तान Imad Wasim to take all the wickets. चलो done हो गया. Thank you guys. I'm so sorry. Best of luck. Everybody subscribe. चलो अरमान आतिफ तो चला गया ठीक है कोचिंग की बात होगी डेटा एनालिस्ट वाली जो बात है उसके ऊपर मेरा बड़ा वो है कि बाकी टीम्स के पास जो है वो डेटा एनालिस्ट होते हैं एक बड़ी हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे ऑफ एयर भी एक छोटा सा स्टैट था सेकंड मैच में हसन अली वर्सेस बेन स्टोक्स का बेन स्टोक्स बैटिंग पे आया हसन अली का स्टैट आया क्रिकविज ने दिया कि हसन अली ने बेन स्टोक्स को इससे पहले 5 दफा आउट किया हुआ है और मैचअप है इन दोनों का हसन अली ट्रबल्स बेन स्टोक्स अ लॉट अब सवाल ये था मेरा खुद दिमाग में था यार ये तो बड़ा बेसिक सा स्टैट है मतलब एनीबॉडी कैन पिक दिस स्टैट अप और जो टीम मैच खेलने गई थी उनको तो ये पता होना चाहिए तो बड़ा टाइम लग गया टीम को हसन अली को बॉल देते हुए एंड वी कुड सी द रिजल्ट पहली बॉल बेन स्टोक्स को कराई हसन ने बेन स्टोक्स आउट हो गया लेकिन ये अल्लाह की तरफ से था ये मुझे नहीं लगता कि ये वो वाली इंटरवेंशन थी कि जी 5 दफा उसने आउट किया हुआ तो उसको बॉल दे दो दिस पार्ट you know these small things player की capacity होना ना होना is another thing लेकिन planning जो है छोटे-छोटे plans बना के उनको बताना कि यार अब जिस तरह short pitch ball कराई जा रहे हैं you should not do that वो planning जो है वो कौन execute कराएगा वो planning कहाँ से आएगी हमारे पास data analyst क्यों नहीं है मैं इसका बड़ा सिंपल सा आंसर इस तरीके से देता हूँ कि हमारे पास कभी भी वो डेटा एनालिस्ट नहीं आएगा इन माय ओपिनियन वो इसलिए कि कुछ कल्चरल फैक्टर्स होते हैं एंड वो चीज स्पोर्ट में भी आ जाती है अब आप जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम में भी देखें तो दे हैव गॉन थ्रू अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ आईपीएल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे हैव अडॉप्टेड अ लॉट ऑफ वेस्टर्न प्रैक्टिसेस and sports science and they're very high on data they're very high on fitness regime they're very high on sort of a selection policy they prioritize fielding even since the Dhoni era where he wanted to sort of remove some of the legends that were slightly older and he said you know what I remember even watching the MS Dhoni biopic when I watched it they highlighted the point that he told the selectors देखो कि बड़ा batsman जो है वो शायद once in every 4 to 5 innings बहुत बड़ा score करता है लेकिन a better fielder saves you 20 to 30 runs every game or a better fielding unit तो उनकी जो सोच थी वो already radically transform होना शुरू हो चुकी थी maybe 10 to 15 years ago under the Dhoni sort of era and they transformed हमारी नियत ही नहीं है to transform that's me being very very honest we need to be very honest we are very very happy with our cultural setup our instinctive play choreal जो आप कहते हैं जो आपको frustration लगती है but
हमें इसी चीज में मजा आता। आप हमें जितना भी डेटा दे दो, मैं आपको गारंटी देता हूं उस डेटा एनालिस्ट की हैसियत ही नहीं होगी ड्रेसिंग रूम में। बिकॉज जब वो डेटा एनालिस्ट आपके आके बोलेगा कि जी बाबर भाई आप लेजेंड हैं, लेकिन आपने आउटसाइड ऑफ स्टंप इंग्लैंड में 6 दफा खेली है, आपके एक 158 है और 4 डक्स हैं, तो बाबर आजम तो अगली नजर से उधर देख रहा होगा, कहेगा यार निकालो इसे। I'm being very very honest with you. We are not a team or a cultural setup at the moment that's open to constructive feedback. देखो सबसे पहली जो चीज है ना, जब क्राइसिस हो रही होती है ना, जब आदमी कोई सी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में या लेट्स से इवन in a medical scenario, if somebody has a rupture and they're bleeding, the first thing you do is don't go for the little details, you stop the bleed, right? And abhi Pakistani cricket is bleeding, like it is bleeding like hell. And what I mean by that is specifically in ODI cricket, ठीक है? I'm not talking about T20, I'm not talking about Test, I'm talking about ODI cricket. और हमारी बहुत सिंपल बेसिक चीजें हैं, आप तो बहुत ही नुआंस में जा रही हो अभी, और बहुत ही बेहतरीन आपने बात कर दी कि डेटा एनालिस्ट होना चाहिए और थोड़े छोटे छोटे प्लान्स होने चाहिए। भाई हम तो पावर प्ले में बिलीव ही नहीं करते। वी डोंट बिलीव दैट अ पावर प्ले इज डिजाइन फॉर बेनिफिट। मतलब कि आप दुनिया की कोई सी भी बड़ी टीम देख लो एंड लुक एट व्हाट their strategy is in the first 10 overs and look at our run rate and more importantly just our approach, ठीक है? We just don't make use of it. So that's for me it's a massive bleed. Kal England had doubled the score. They were batting at 9 and over after 5 overs, and then they lost a wicket, and then after that they were batting at 6 to 7 and over after that after the first 10 overs. Pakistan after 19 overs were batting at 3.8 runs an over. आप जाके देख लो 3.8 after 19. So that is a massive bleed, because if your best batsmen are not able to take advantage of the best time to score runs, then you'll always be 40 to 50 runs short on any given wicket. कल तो बहुत अच्छी विकेट थी, जब बुरी विकेट होती है तो उसमें आप कहते हो 270 is a good total, नहीं उसमें भी आप 310 कर सकते थे। I'm just giving you an example. We're always going to... So what I'm saying is, without going on too much, is rather than me, my position here when you're asking me a question about data analysis, मुझे हंसी आ रही है अंदर से, because वो तो बहुत ही high level की बात है। अभी तो we fundamentally our ODI basics are not there. Shaheen Shah Afridi is meant to be our best bowler, and he concedes 70 to 80 runs every 3 to 3.5 games in terms of his economy rate. So, like, we need economic bowlers. We need to have batsmen that can score at high strike rates. यार अब अच्छा शाहीन की बात करें, you clearly remember कि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी हम हमेशा ये डिस्कस करते थे उसको रेस्ट क्यों नहीं दे रहे। फिर ये बातें आना शुरू हुई कि शाहीन खुद ही रेस्ट नहीं करना चाहता। But I think somewhere somebody needs to शाहीन को बिठा के उसको बताने की जरूरत है कि यार तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, because you need to take a break। तुम्हारी बॉडी जो है, और ठीक है तुम्हें लगता है कि तुम सारे मैचेस खेल सकते हो, बट कहीं ना कहीं बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, ऑब्वियसली शाहीन, देयर इज नो डाउट कि शाहीन हमारा स्ट्राइक बॉलर है, तो हमें उसकी जरूरत है। सो आई डोंट नो, ये चीजें जो है ना, ये कभी कभी फिर फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाती है कि हमारा कोच आके हमें ये बता रहे हैं या हमारी मैनेजमेंट हमें ये आके बता रही है शाहीन खुद रेस्ट नहीं करना चाहता। तो आप क्या, प्लेयर जो है, प्लेयर आपकी बात नहीं सुनना चाहता या प्लेयर को समझ नहीं आ रही? फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्लान बनाया है एक प्लेयर के लिए, तो प्लेयर हैज टू फॉलो इट, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्लेयर उठ के कि मैंने नहीं करना, जाओ। नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि if he was to get injured before the T20, we'd have to hold somebody accountable. So you cannot give the decision to the player. That's a given, ठीक है ना? लेकिन जब मैं शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करते हुए देखता हूँ, आपने कहा स्ट्राइक बॉलर है, अनफॉर्चुनेटली मैं अग्री नहीं करता। आई थिंक हसन अली नाउ is our strike bowler. Obviously Hasan bhi hai. And what I'm trying to highlight there is the deterioration of the skill level of Shaheen. हमारे bowlers, and this is probably the biggest thing against Waqar Younis, हमारे players आके deteriorate होते जा रहे हैं, और bowlers के साथ तो ये definitely हुआ है, rather than improving their skills. So, yeah, it's disappointing to see Shaheen's decline, which in my opinion is a decline. It's great to see Hasan Ali right now. I think Haris Rauf is far too expensive, even though he's a good wicket taker. I love Haris Rauf, but he concedes too many bad balls and concedes too many runs. And he's a good wicket taker. And Ajkal Shadab is actually doing a pretty good job for Pakistan in this series. But historically, I think he hasn't actually done a good job over the last 12 months as well. So we're really struggling on that front. देखो, घूम फिर के बात वही आती है, रिजल्ट जो भी था इन तीनों मैचेस में, वी कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एज वेल कि किस प्लेयर ने कितना बुरा किया, क्या नहीं किया। मसला फिर वही आता है कि अगर आपकी टीम के अंदर प्लानिंग, क्योंकि बहुत सी बात
प्लेयर्स के ऊपर हम फौरन अटैक कर लेते हैं कि यार इस फलाने प्लेयर की पोटेंशियल इतनी नहीं है या फलाने प्लेयर का ये नहीं है। यासिर अरफात आए थे शो पे हमारे साथ एक बार, उन्होंने भी ये कहा था कि आप प्लेयर को ब्लेम करते हो, उसको ब्लेम करो जिसने उनको सिलेक्ट किया। तो हमारी तो अभी तक हमें यही नहीं समझ आ रही ना कि हमारी प्लेइंग 11 जो है वो उसकी एक फॉर्मेशन क्या होगी, कि कौन से प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली हमारी टीम में हम खिला सकते हैं। मैं बात नहीं काटना चाह, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, I don't think it, for me anyways, the playing 11 is not the issue. मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, does Babar Azam make it a top one-day international team apart from Pakistan? The answer I think is yes. He would play even an Indian setup. I think he would play in a New Zealand setup. I think he would play in an Australian setup in England if he was a national for those countries. Babar's talent is not on the question. I think Rizwan is pretty good as well. He would probably make those teams as well. If not, he would be on the cusp of the best teams. But I think he would probably make those lineups. But he might not because of the keeping issue, and you know there are some very good keeper batsmen out there. But he's not a bad player at all. He's a very good player by international standards. रिजवान की बात कर रहे हो ना अरमान, कल रिजवान ने जिस तरह से खेला, स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त, 2 मैचेस में he couldn't perform, he came back with a bang. Like this is what we want from the players. Ab Fakhar Zaman, who is inconsistent but has an average of over 50 in ODIs, and even Imam ul Haq has an average of I think just over 49. So in terms of international standards, they're not that far off. The strike rate is up and down for Imam, but what I'm trying to say is they're very good players at international level. उन्होंने काफी games खेल लिए हैं. 49 और 50 की एवरेज इज नॉट अ जोक. हम अभी तक सईद अनवर की बातें करते हैं कि यार सईद अनवर की बात, भाई सईद अनवर और आमिर सोहेल और रमीज राजा, इन लोगों की एवरेजेस 50 प्लस के करीब भी नहीं थी अपने एरा में. So I know that it's difficult to compare over eras, but I'm just saying an average of 50 is not a joke. ठीक है? Then you look at a new talent like Suhail Maqsood. Of course, he's unproven at international level at this stage, but you know what? Like a lot of teams are trying out new players. ठीक है? Now let's look at just the bowling contingent here. Shaheen is a very competent bowler and has got a really good record. I think he makes almost every single white ball cricket team that there is in the world right now, okay, as one of their bowling options. Hassan Ali has probably got the best record of any bowler in the last 12 months across all 3 formats. In terms of our spinning options, we've got a lot of potential. They're not so bad. And Fahim Ashraf has had a very, solid day. So मैं सिर्फ आपको ये highlight कर रहा हूँ कि आप जब कह रहे हो ना कि ये players और combination, मुझे कोई इन players में combination की कोई problem नहीं लगती, क्योंकि मुझे लगता है कि यही प्लेयर्स अगर दूसरे सेटअप में हो, अगर इंटरनेशनल कोचेस हो, गुड मैनेजमेंट हो, गुड डेटा एनालिस्ट हो, सिंपल बेसिक्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करें, तो ये कहां से कहां पहुंच सकती है. Because this is a very young team. This is not a very old team or has been. It's a young captain. Rizwan is young in his international years. Shaheen is like in his early 20s at most. Hassan Ali is on a comeback and he's looking quite fit at the moment as well. Rizwan is obviously, I think I mentioned him already, but we have a young team. तो आप इस कॉम्बिनेशन को अगर आप चेंज भी कर दो ना, आप कितना चेंज कर दोगे. आप शायद कादिर को ले आओ एज स्पिनर, आप शायद मोहम्मद नवाज को ले आओ एज एन ऑलराउंडर, आप शायद ओपनर में शर्जील को कभी ट्राई आउट कर लो, या आप शायद यू माइट टेक अ कपल ऑफ स्टेप्स बैक एंड ब्रिंग इन एक्सपीरियंस शोएब मलिक और सरफराज. बट radically speaking, this is the core of the Pakistani team, and this is probably the best talent, क्योंकि हमने डोमेस्टिक सर्किट में भी देख लिया है कि कौन परफॉर्म करता है कौन नहीं करता है. तो मैं सिर्फ not to argue or be sort of defensive on it, the issue is not the players, the issue is bringing the best out of the players and improving them once they start international level. That is where I think we're failing. इस बात के अंदर मुझे ये ऐड करना है कि as you said कि हम लोगों को प्लेयर्स के बेस्ट लेकर आना है बाहर, और ये मसला पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अब का नहीं, बहुत पहले का है. साइकोलॉजिकली आई थिंक हमारे प्लेयर्स को साइकियाट्रिस्ट की भी जरूरत है, इस टीम को जरूरत है. सेल्फ बिलीफ जो है ना वो मिसिंग नजर आती है. सो फॉर एग्जांपल कल इंग्लैंड को 167 रन चाहिए थे, 5 आउट हो गए थे, ठीक है, उस वक्त 167 चाहिए था. सेकंड ओडीआई में पाकिस्तान की भी एक सिमिलर पोजीशन थी जहां पे रन ज्यादा नहीं थे. इट वाज ऑलमोस्ट रन अ बॉल अ चेज, जितने रन से उतनी बॉल्स थी. साउथ शकील बैटिंग कर रहा था, ऑल वी नीडेड वाज हसन अली, मे बी शादाब टू टैग अलोंग, मे बी फहीम अशरफ टू टैग अलोंग, उसको सपोर्ट करता, वी माइट हैव बीन एबल टू चेज दैट टारगेट डाउन. सो यू सी द डिफरेंस कि कल इंग्लैंड ने वही टारगेट जो हम लोगों को लग रहा था इंग्लैंड शायद नहीं चेज कर पाएगा, वी कुड क्लोज द मैच, इंग्लैंड ने वो कर लिया. सेल्फ बिलीफ, दोनों मैचेस में सिचुएशन सिमिलर थी. कल रिकॉर्ड चेज थी, वो एक अलग सीन है कि एज बैट्समैन में रिकॉर्ड चेज हो गया. बट डेटा एनालिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये जो चीजें हैं ना हमारी मैनेजमेंट को ये लेकर आनी पड़ेंगी, प्लेयर्स के साथ ये वाला काम करना पड़ेगा. इफ वी नो दिस इज द पूल, यही लोग हैं, यही
15-20 लड़के हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी टीम्स ने रिवॉल्व करना है, तो इन लड़कों का भी बेस्ट निकालने के लिए सेल्फ बिलीफ इनके अंदर डालना बहुत जरूरी है। तो अगर सेल्फ बिलीफ नहीं आएगा, अगर मुझे ये रोज बताया जाए कि मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट डिलीवर कर सकती हूँ, सो ऑब्वियसली एक पॉइंट आएगा जब मुझे पता होगा कि यार देयर इज नो फियर, आई हैव टू गो आउट एंड परफॉर्म, और यही काम है मेरा। इन लोगों का मसला ये बहुत टाइम से है कि सेल्फ बिलीफ, जब हम वर्ल्ड कप में जाते हैं, जब हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाते हैं, वहां पे जज्बा सारा नजर आता है, वहां पे आप लगा देते हो कि यार बस यही मैच है, हमने परफॉर्म करना है। बायलैटरल सीरीज में वो सीन नहीं उतना नजर आता क्लियरली, स्पेशली अवे सीरीज में। सो आई होप एंड आई रियली होप कि हमारे जो पीसीबी है वो इस चीज को देखे। वसीम खान ने बड़े जबरदस्त चेंजेस लेकर आए टीम के अंदर। सो ये छोटे मोटे और जो ट्वीक्स हैं, ओवरऑल मिसबा और वकार कब जाते हैं कब नहीं, वी डोंट नो। आई होप जल्दी रियलाइजेशन आए और इस चीज को हम लोग ओवरकम कर सके। फील्डिंग कोच एक जबरदस्त हम लेकर आ सके। कल फील्डिंग की वजह से कैचेस इतने ड्रॉप हुए, मैच कहां से जीतता था आप? मतलब आप कैचेस छोड़ रहे हो बार बार, यू कैन नॉट विन विदाउट टेकिंग योर कैचेस। सो या these are my parting thoughts as well. Arman, कौन जीत रहा है T20 सीरीज? 100%. I back Pakistan to win. I think T20 is Pakistan's best format. I think that we have a lot of momentum because we're coming off the PSL. I think it is a World Cup year, and I think हमारे players के से दो तीन चीजें. We are a very moody, temperamental team. And when the chips are down, Pakistan always fight back. ठीक है? कल भी आपने देखा, after 2 humiliating batting performances, we did pull out a good performance, more or less with the bat. ठीक है? तो I think T20s में the criticism is now on the players, the criticism is on the coaching, and I think that this is the kind of ideal scenario for Pakistan to fight back, because हम एक बहुत, आप साइकोलॉजी की बात कर रहे थे ना, हमारे एक टेम्परमेंट ऐसा है कि हम सिर्फ तब परफॉर्म करते हैं जब हम अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यार अगर हमने आज परफॉर्म कर दिया तो हमारा नाम बढ़ जाएगा और हमें अगली सीरीज मिल जाएगी. That's the biggest motivation, and I want to just highlight this thing to our viewers and maybe just discuss it with you as well. I think that the socio-economic background of our players and the infrastructure that the PCB provides is actually a very big issue in Pakistani cricket. What I mean by that is times are tough for a lot of Pakistanis, and a lot of our players are coming from very humble backgrounds and a humble socio-economic status. So by the time they get an opportunity amongst millions and millions, as you know, cricket is a religion in Pakistan. जब इनको एक मौका मिलता है कि ये national level पे टीम में आए, तो इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी एक एम होता है. दैट्स रेगुलर इनकम. आई कांट एम्फसाइज दैट इनफ. अब तो डिपार्टमेंट क्रिकेट भी इन्होंने खत्म कर दिया है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर क्रिकेटर्स टू मेक अ लिविंग. सो वंस यू हैव डिसाइडेड आई वांट टू बी अ क्रिकेटर इन पाकिस्तान, you have to accept that there isn't a lot of money in it, and it's going to be very difficult to sustain a life for yourself and your family if you want to pursue your dream until you make it into a national setup. So once you do make it into a national setup, it's like not just about playing cricket for Pakistan. It's also about building your livelihood and sustaining a livelihood for your family for the rest of your career. And opportunities are not that big. So it becomes an institution. ये शोएब अख्तर की आपने अगर autobiography भी पढ़ी हो, वो भी कहता है भाई, the Pakistani cricket is not just playing national cricket. हमने बोलना सीखा, हमने लिखना सीखा, हमने बात करना सीखा. हम grow up हुए हैं within this system, because a lot of these players are, coming from humble backgrounds, but remember they're also very young, 17, 18, 19. मैं इसलिए इस चीज को emphasize कर रहा हूँ कि there is, once these players come in, they have to now think about not just performing and winning games for Pakistan. They also are thinking about, yaar hame agli series milegi, can I get onto a central contract, can I end up feeding my kids for the next 12 months to 24 months. That's a very important thing, because you don't have that system in England, you don't have that in Australia, you don't have that. They have stronger welfare states, they have stronger backgrounds. So there is this internal thing that we watch England खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, कहते हैं यार क्या इनकी मेंटालिटी है. हमारा बंदा जब 5 डाउन होते हैं, he's going into the crease with not just I need 6 runs and over. He's going in with the thing, yaar, if I don't perform today, my family won't have food for the next 12 or 24 months. And that sounds really extreme what I'm saying, but I know this to be true. So you end up having a conflict where players are playing for their specific places on the next series, on the next tour, rather than them playing for just Pakistan's victory, because there is a very difficult balance to find. And I don't think we talk about this enough, and it's maybe not a very fun thing to talk about on an international stage, but this is the reality. And you have to look at where you're getting the players from,
as you said, if you're talking about their psychology, then you have to understand what is the mentality of a Pakistani player when he gets into the Pakistani setup and what pressure he takes in. So these are things that I'm definitely aware of and I perceive. And I think that, you know, we are extremely lucky as a nation to have such talent that still overperforms on a world stage. आप मुझे बोल रही हो कि हमारे पास एनालिस्ट नहीं है, कोचेस नहीं है, घर पे हमारी क्रिकेट 10 साल से नहीं थी, और आज हम बड़े उससे कह रहे हैं हमें इंग्लैंड से हारना नहीं चाहिए और हमें वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए. तो there's a difference between reality and expectations, and sometimes we need to just acknowledge the reality of the situation as well as matching our expectations. So, Arman, sorry I'm cutting you off. हमें show को भी wrap up करना है. You make a valid point, but I'd still like, अब obviously जो डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई है और हमारे पास अब रीजनल क्रिकेट आई है. रीजनल क्रिकेट में पैसा है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पूल ऑफ प्लेयर्स कम हो गए फॉर श्योर. डिपार्टमेंट में प्लेयर्स बहुत ज्यादा थे, यहाँ पे प्लेयर्स सिर्फ वही आ रहे हैं जो टॉप ऑफ द वो है कि भाई ये परफॉर्मर्स हैं या कर रहे हैं. सो दैट्स डिबेटेबल एज वेल. वी कैन डू अनदर शो अबाउट दिस होल सोशो इकोनॉमिक प्रेशर एंड एवरीथिंग एज वेल. इट डज मेक सेंस, but then again I think overshadow नहीं करना चाहिए. जब जो आप काम करने जा रहे हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, this can not overshadow your performance all the time. Like ठीक है, अब सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी शायद पहले के वक्तों में होती थी. अब प्लेयर्स के पास कॉन्ट्रैक्टेड इनकम है, काफी सोर्सेज जो PSL है और जो कुछ भी है. बट yeah, we'll definitely do another show on this ताकि हम ज्यादा elaborately बात कर सकें. For me, I think England's going to win 2-1 the T20 series. England की almost full strength team जो है वो खेलने वाली है. But then as Atif said, we're so unpredictable. We don't know. शायद जो full strength team है उसको हम ज्यादा tough time दे दें rather than जो regular players नहीं थे वो खेलने आए थे. But anyways, guys, comment below आपको क्या लगता है who's going to win the T20 series, and hopefully we'll be able to come back every time after the T20s. No promises. हम लोग बोलते हैं उसके बाद पूरा नहीं करते, but we'll try our best. In the meantime, all you need to do is subscribe to our channel, Postman Chat. Twitter पे भी follow कर लो, कभी-कभी वहाँ पे भी हम लोग बातें कर लेते हैं, और बस इतना ही है. Until we meet again, it's me, Anam and Arman signing out.